हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की कहानी हम आप सबको सुनाते हैं। ये है भग्गू का डिलेक्स रूम। सीढ़ी के नीचे बरसाती डालकर बनाए गए इस मेक शिफ्ट रूम को इस घर के बड़े भाई साहब ने ये नाम दिया है, डिलेक्स रूम। बड़े भाई साहब चाहे मजाक में इसे डिलेक्स रूम कहते हो, मगर भग्गू के लिए यह मजाक नहीं, सच है। भग्गू को अपने इन कोने से प्यार है, इस कदर कि आप इसे प्यार नहीं मोह कह सकते हैं। फुर्सत के क्षणों में भग्गू यही आकर सपने देखा करता है। हालांकि फुर्सत के क्षण उसके लिए निहाय ही मुश्किल है, पर जब भी मिल जाए वह अपनी कुठरिया में आकर पलंग पर पड़ जाता है और कोई न कोई फिल्मी गीत गाता अपनी नायिका के सपने देखा करता है। जब से भग्गू की मूंछ फूटी है, उसके सपनों में बाकायदा एक नायिका आने लगी है, जिसका चेहरा जीतू धोबी की किशोरी कन्या से मिलता है, धड़ राखी सावंत से मिलता है। जाने वो कौन होगी, कब, कैसे और कहाँ मिलेगी, भग्गू नहीं जानता, मगर उसने उसका नाम भी रख लिया था सपना। और तो और एक दिन वह बड़ी भाभी जी के साथ विजासन माता का मेला देखने गया था। तो जब तक भाभी जी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर देवी के द्वार पर गई और दर्शन करके धीरे धीरे उतर कर आई, उसने एक गुदने वाले से अपने उल्टे हाथ की कलाई पर गुदवा लिया था सपना। भग्गू अरमानों से भरा एक लड़का था, अपनी माँ की तरह स्वप्नजीवी। उसका यह महत्वाकांक्षी मन की कुठरिया की साज सज्जा में साफ झलकता। पलंग के पीछे की दीवार पर उसने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर चिपका रखा था, जो उसे मन्नू नाई की दुकान से मिला था। पोस्टर कोने से फटा था, मगर उसने सेलो टेप से चिपकाकर जोड़ जाड़ लिया था। साइड की पुरानी दीवार पर जाने किस जन्म का बना एक आला था। भग्गू ने आले में एक छोटा सा आईना और कंघा रखा था। यह उसके जेब के कंघे से थोड़ा बड़ा था। आईने के पीछे सुगंधित साबुन का टुकड़ा और शैम्पू के पाउच भी थी। वह अपनी तनख्वाह के पैसे इन्हीं चीजों में खर्च करता था। उसे कौन से घर भेजने थे, वह सुगंधित साबुन का शौकीन था, अतः हर बार अलग अलग ब्रांड का सुगंधित साबुन लाता था। बचपन में उसने देखा था कि अपनी माँ को पैसे बचाकर अपने लिए खुद के लिए लक्स साबुन खरीदते हुए, जबकि गांव भर की औरतें मिट्टी या सनलाइट से बाल धोती थी। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मर्दों के लिए लाइफ बॉय आता था। शैम्पू की माँ भी बहुत ही शौकीन थी। ऐसे समाज में रंगीन सपनों से भरपूर एक औरत, जहाँ औरतों का सपने देखने का सख्त मना था, भग्गू भी माँ पर ही गया था। हिंदी फिल्मों का खास प्रेमी, रंग बिरंगे सपने देखने वाला इंसान, लिहाजा उसकी कोठरी में फिल्मी गानों की कैसे ढेर सारा लगा पड़ा था। वह अपने हाथ में आया पैसा इसी चीजों पर खर्च करता था। तन्नू दीदी भी अपनी कोई कैसेट पुरानी होने पर भग्गू को ही देती थी, और दीपू भैया ने अपना काला चश्मा भी भग्गू को ही दे दिया था, जिसकी टूटी डंडी भग्गू ने फेविकॉल से चिपका ली थी। खैर, उससे क्या, टूटा ही सही, उसके पास काला चश्मा तो है, जिससे पहनकर वह थोड़ी हीरोइनी कर सकता है। काले चश्मे ने भी उसका जब उसे अपनी माँ की याद दिलाई, जिससे वह बिल्कुल याद करना नहीं चाहता, फिर भी कभी भूलता नहीं। उसकी माँ भी तो एक बार कहीं से काला चश्मा ले आई थी। नायलॉन की छपेन साड़ी पहन गोगल लगाकर मटकती हुई जब वो गांव की सड़क पर चलती, तो औरतें पेट पकड़कर हंसती थी। उसके पति यानी भग्गू के बाप ने उसे मारा था कि बड़ी हेमा मालिनी बनी फिरती है, और सचमुच में वो एक दिन भाग गई थी घर से मुंबई हेमा मालिनी से मिलने। फिल्मी की शौकीन थी वो। फिर एक दिन गांव में गुल्लन आया, जो भग्गू की माँ के दूर के रिश्ते का ममेरा भाई लगता था। वो मुंबई से आया था, अपनी बहन के लिए लिपस्टिक भी लाया था। उसने भग्गू की माँ को बताया कि मुंबई में तो कैसी सड़ी शकल की औरत लिप तोप के हीरोइन बन जाती, एक भी ऐसी नहीं होती थी जैसी भग्गू की माँ है। अगले हफ्ते गांव के लोगों को पता चला। भग्गू की माँ गुल्लन के साथ बस में चढ़ गई। बस के दरवाजे पर टाटा करके हाथ हिलाते हुए गांव गली में जो दिखा, उसे कहते हुए कि हीरोइन बनने मुंबई जा रही हूँ। भग्गू की माँ ने ये तक ना सोचा कि कौन तो भग्गू की नाक पोछेगा और कौन उसकी चड्डी धोएगा। भग्गू का बाप शाम को गांव लौटा और उसने पता चला तो उसने सिर ठोक लिया। जल्दी ही वह दूसरी बीबी ले आया। इस बार वो खुश था। इस बीबी से उसे ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती थी। नई बीबी आशा ने कभी सिनेमा नहीं देखा था, वो तो घर के कामकाज में ही लगी रहती थी।
भग्गू की माँ की तरह नहीं कि उघाड़े मुंह सारे चमन की खाक छानती फिरे। उस मतमरी ने तो रामलीला में शूर्पणखा का पार्ट भी कर डाला था। बेशरम मार खा लेती पर करती अपने मन की ही थी। अस्पताल जाकर कॉपर्टी भी लगवा आई थी क्योंकि उसे बच्चा नहीं करना था पैदा और उसे कोई शौक नहीं था अपना बदन ढीला करने का। तो इस बार भग्गू के नए भाई बहन भी दुनिया में जल्द ही आ गए और भग्गू के जी का जंजाल बन गए। नए बीवी बच्चों में बाप का मन ऐसा रमा कि भग्गू बाप के होते अनाथ समान हो गया। जब देखो कुत्ते की तरह दुत्कारा जाता और गधे की तरह काम करता रहता। जी हल्का करने के लिए भग्गू के पास एक ही चीज बची थी। बाप ठर्रा लाता तो भग्गू उसमें से चोरी से 2 घूंट पी लेता। एक दिन बाप देख लिया तो जो पिटाई हुई कि बस बाप ने यह कहते हुए पीटा कि वो अपनी माँ पर गया है। वो भी कभी चैन से दारू पीने नहीं देती थी, हमेशा जिद करती थी कि 2 घूंट मैं भी लगाऊंगी। इतने में उसके पिताजी गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं कि तू भी जा, मुंबई भाग जा। भग्गू को यह बहुत बुरा लगा, मारपीट से भी बहुत ज़्यादा बुरा। और एक दिन वह भी बस में सवार हो गया। टिकट नहीं मिला तो कंडक्टर ने पास के ही एक शहर में उतार दिया। 2 झापड़ लगाए सो अलग। तभी तो और झापड़ भग्गू का इंतजार कर रहे थे। वह जब इस अजनबी शहर में था, भूखा, बिना सहारे, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, पेट पे हाथ धरे वो एक मस्जिद के ओटले पर सो गया। शाम की अजान हुई तो उसकी नींद खुली। दूर पटरी पर एक मुल्लाजी छोटे से सख्ते पर दुकान सजाए पाव बेच रहे थे। भग्गू उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हाथ पसारने की हिम्मत तो हुई नहीं उसमें, मगर उसकी नजरें में जाने क्या था कि मुल्लाजी ने उसकी ओर एक पाव बढ़ा दिया और पूछा कि भूखा है क्या, तेरा नाम क्या है। अब कैसे बताता कि उसका नाम भगवान दास उर्फ भग्गू है। जाने क्या लफड़ा हो जाए सो वह पता नहीं। उसने अपनी मूंछ पर ताव देते हुए भग्गू को घूर कर देखा पर पूछा नहीं कि चाय पिएगा क्या। इतने में एक ग्राहक आकर बेंच पर बैठा तो पहले ही बैठ चाय सुड़क रहे थे। ग्राहक ने स्पेशल चाय मांगी। मूछधर सेठ ने अपने यहाँ काम कर रहे लड़कों से एक आवाज लगाई, ए छोरा इधर दे एक स्पेशल। छोरा तपेली से चाय डालने लगा। इसमें से सेठ ने भग्गू से पूछा, क्यों रे, कब बसी धोएगा। भग्गू ने हाँ में गर्दन हिलाई तो उधर टोटी वाली कोठी के पास ढेर पड़ा है, धो ले और एक लाइन से सजा दे। जी जी सरकार। इतना अच्छा संबोधन तो चाय वाले ने अपने लिए कभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना था। अतः उसने माथा ऊंचा किया और गर्व से भरी आवाज में कहा, छोरे तूने अच्छा काम करके बताया तो कल से चाय बांटने के काम में लगा दूंगा, पर आज तो मुफ्त में काम करना पड़ेगा, खाली चाय दूंगा आज। भग्गू ने फिर कहा, जी जी सरकार। तो बाकी के 3 छोरे तो खीखी करके हंसने लगे। सेठ ने उन्हें घुड़का तो चुप हो गए। जो भी हो, भग्गू को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। और ये जी सरकार भग्गू ने कहाँ से सीखा होगा? निश्चित ही हिंदी फिल्मों से। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का आधा हिस्सा हम दूसरे पार्ट में आपको सुनाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।